Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Hello. Good morning, ma'am. Good morning. Good afternoon. Good morning. सब हो जा रहा है. पिछली क्लास में पढ़ाया था डिमांड क्या होती है, डिमांड कर्व के बारे में पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ डिमांड पढ़ाई थी, एंजल्स लॉ ऑफ कंजप्शन पढ़ाया था, कंज्यूमर सरप्लस भी पढ़ाया था और कंज्यूमर सरप्लस को कैसे मेजर करते हैं, एग्जाम्पल क्या है, उनके बारे में बताया था. आज पढ़ाएंगे सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इनके बारे में पढ़ेंगे. तो सप्लाई क्या होती है? सप्लाई इज अ फंडामेंटल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट दैट डिस्क्राइब द टोटल अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज दैट इज अवेलेबल टू कंज्यूमर. सप्लाई जो होती है फंडामेंटल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होता है, जो टोटल अमाउंट जो होती है सर्विसेज या फिर गुड्स की जो कंज्यूमर के लिए अवेलेबल रहती हैं, उसको सप्लाई बोलते हैं. Supply can be related to the amount available at a specific price or the amount available across a range of price if displayed on a graph. एक ग्राफ के थ्रू इसको समझाया जाता है. और जो सप्लाई होती है, अमाउंट होता है जो एक स्पेसिफिक प्राइस में या फिर जो अमाउंट होता है स्पेसिफिक अमाउंट, वो अवेलेबल रहता है कंज्यूमर के लिए. Law of supply. The law of supply is the microeconomic law that states that all other factors being equal is the price of a good or services increase. The quantity of good or services that supplier offer will increase and vice versa. जैसे जो लॉ ऑफ सप्लाई में बताया गया कि ये एक माइक्रो इकोनॉमिक लॉ है जो ये बताता है कि जो फैक्टर्स होते हैं वो इक्वल रहते हैं. जैसे प्राइस हो गया, अगर इंक्रीज होगा गुड्स और सर्विसेज का, तो जो गुड्स और सर्विसेज की जो सप्लाई है वो भी इंक्रीज होगी. और जैसे जैसे अगर प्राइस कम होगा गुड्स और सर्विसेज का, तो जो क्वांटिटी है वो भी कम होगी सप्लाई की. द लॉ ऑफ सप्लाई से दैट इफ द प्राइस ऑफ एन आइटम goes up, supplier will attempt to maximize their profit by increasing the quantity offered for sale. लॉ ऑफ सप्लाई में कहा गया है कि जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनका जब प्राइस जो है बढ़ता है, तो जो सप्लायर होते हैं वो कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें, जो सेल है या उसके जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज करके. की पॉइंट क्या है इसके? द लॉ ऑफ सप्लाई सेज दैट a higher price will induce producer to supply a higher quantity to the market. जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो ये बताता है कि जो गुड्स और सर्विसेज हैं मार्केट में, उसकी जो क्वांटिटी है, अगर प्राइस हाई होगा तो जो प्रोड्यूसर हैं वो उसकी क्वांटिटी भी, सप्लाई की जो क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज कर देंगे. Supply in a market can be depicted as an upward sloping supply curve. That's how the quantity supply will respond to various price over a period of time.
जो ये सप्लाई है मार्केट में, उसका जो कर्व बनाया जाएगा तो अपवर्ड स्लोपिंग होगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा। और उसमें क्या शो किया जाता है उस कर्व में? जो क्वांटिटी है सप्लाई की और उसका जो प्राइस होगा उसको शो किया जाएगा। Next one, because business seeks to increase revenue, when they expect to receive a higher price, they will produce more. जो बिजनेसमैन होते हैं, जो ढूंढ रहे होते हैं बिजनेस, तो वो अपना जो रेवेन्यू है उनको इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, जब प्राइस बढ़ेगा तो वो अपनी कोशिश करते हैं कि जो सप्लाई है उसको भी बढ़ा दें ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जो सप्लाई है उसका प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है? द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज द मेजर ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस इन क्वांटिटी सप्लाई टू अ चेंजेस इन प्राइस फॉर स्पेसिफिक गुड्स। जो सप्लाई है उसकी जो इलास्टिसिटी है उसको मेजर करने के लिए रिस्पॉन्सिव क्वांटिटी सप्लाई की जरूरत पड़ती है। इसमें क्या होता है, जो प्राइस होगा किसी पर्टिकुलर जो वस्तु है उसका जब प्राइस जो है चेंज होगा तो जो उसकी इलास्टिसिटी है वो भी चेंज होगी। इकोनॉमिक्स में इसका क्या अर्थ होता है? इलास्टिसिटी इज अ समरी मेजर ऑफ हाउ द सप्लाई और डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर गुड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज इन प्राइस। जो इकोनॉमिक है इसमें कहा जाता है कि जो सप्लाई है या फिर डिमांड है किसी पर्टिकुलर चीज की, वो जब प्राइस चेंज होगा तो उससे वो प्रभावित होगी, उसकी डिमांड भी प्रभावित होगी और सप्लाई भी प्रभावित होगी। अब इलास्टिसिटी को कैसे मेजर किया जा सकता है? इलास्टिसिटी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसके थ्रू इलास्टिसिटी को मेजर किया जा सकता है। इसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो डायरेक्टली सप्लाई की जो इलास्टिसिटी है उस पर इम्पैक्ट करते हैं। क्या क्या इंक्लूड होता है? जैसे स्टॉक हो गया, टाइम पीरियड कितना है, जो सब्स्टिट्यूट है उनकी क्या अवेलेबिलिटी है, और स्पेयर कैपेसिटी कितनी है। ये डायरेक्टली जो है इम्पैक्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में। जैसे प्राइस उस समय मान लो किसी पर्टिकुलर चीज का प्राइस जो है हाई हो गया और आपके पास स्टॉक में बहुत सारा माल रखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, उसको कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा उसको सेल कर सकें, जिससे प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो चेंजेस तो आएंगे ना इलास्टिसिटी में। फिर the state of these factors for a particular good will be determined if the price elasticity of supply is elastic or inelastic in regard to a change in price। जब ये जो पर्टिकुलर जो फैक्टर्स होते हैं, जब किसी पर्टिकुलर वस्तु को उसकी जो इलास्टिसिटी है उसको जब डिटरमाइन करते हैं तो उसमें कई सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इसका ये जो वर्ड है इसका मीन्स होता है बैलेंस। Equilibrium is the state in which market supply and demand balance each other, and as a result price become stable। इक्विलिब्रियम के थ्रू ही जो मार्केट में जो सप्लाई है डिमांड है उसको बैलेंस किया जाता है, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं दोनों। सप्लाई और डिमांड जो है एक दूसरे को बैलेंस करती है जब प्राइस जो है स्टेबल रहता है। जनरली क्या होता है, जब ओवर सप्लाई हो जाती है किसी चीज की, किसी गुड्स या सर्विसेज की, तो वो क्या करती है, जो प्राइस है वो डाउन हो जाता है। जब मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो उसका प्राइस जो है वो डाउन हो जाएगा, विच रिजल्ट इन हायर डिमांड। उसके बाद क्या होगा, डिमांड भी हाई हो जाएगी। while an under supply or shortage cause price to go up resulting in less demand। जब डिमांड कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी,
और प्राइस भी उसका हाई रहेगा। द बैलेंसिंग इफेक्ट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड रिजल्ट इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इन सप्लाई और डिमांड के बीच का जो रिजल्ट होता है उसको बैलेंस किया जाता है। A demand schedule is a table that shows the quantity demand at different price in the market. A demand curve shows the relationship between quantity demand and price in a given market on a graph. The law of demand states that a higher price typically leads to a lower quantity demand. जो डिमांड होती है वो एक टेबल के थ्रू शो कर दी जाती है। उसमें डिमांड की जो क्वांटिटी है, डिफरेंट प्राइस हैं उसके, उनको शो करते हैं। जो मार्केट में डिमांड होगी उनके डिफरेंट प्राइस भी होंगे, उसको एक टेबल के थ्रू शो कर दिया जाता है। और फिर उसको डिमांड कर्व में भी उनके बीच के रिलेशन को शो किया जाता है। जैसे जो डिमांड है और जो प्राइस है उनके बीच के रिलेशनशिप को शो करने के लिए ग्राफ के थ्रू शो करते हैं उसको। जो लॉ ऑफ डिमांड है वो ये बताता है कि जो प्राइस है अगर वो हायर होगा तो डिमांड की जो क्वांटिटी होगी वो लोअर हो जाएगी, कम हो जाएगी। A supply schedule is a table that shows the quantity supplied at different price in market. और जो सप्लाई है वो भी एक टेबल के थ्रू जो है शो की जाएगी। उसमें डिफरेंट प्राइस होंगे, सप्लाई होगी, डिफरेंट प्राइस उसके होंगे। अब प्राइस सप्लाई, a supply curve show the relationship between quantity supplied and price on graph. डिमांड में क्या था, डिमांड और प्राइस के बीच में रिलेशन बताया गया कर्व के थ्रू। और जो सप्लाई है इसमें सप्लाई कर्व में किसके बीच का रिलेशनशिप बताया गया, क्वांटिटी कितनी सप्लाई की गई और उसका प्राइस कितना, इसके बीच में रिलेशनशिप जो है एक कर्व के थ्रू बताया जाता है। द लॉ ऑफ सप्लाई सेज दैट द हायर प्राइस टिपिकली लीड टू अ हायर क्वांटिटी सप्लाई। जो सप्लाई का लॉ है वो बताता है कि अगर प्राइस जो है हायर होगा तो वो क्वांटिटी जो है सप्लाई की वो भी हायर करेगा। इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई के बीच में बैलेंस कैसे करना है। द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी अकर्स वेयर द सप्लाई एंड डिमांड कर्व्स क्रॉस। डिमांड और सप्लाई के बीच में जो बैलेंस होता है वो सप्लाई और डिमांड का जो कर्व जब क्रॉस कर जाता है तब उनके बीच में बैलेंस आता है। द इक्विलिब्रियम अकर्स वेयर द क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। इक्विलिब्रियम कब उत्पन्न होता है, जब जो क्वांटिटी डिमांड की गई है और वो जो क्वांटिटी सप्लाई की गई है वो दोनों जब इक्वल होंगी तब बैलेंस उत्पन्न होगा। इफ द प्राइस इज बिलो द इक्विलिब्रियम लेवल देन द क्वांटिटी डिमांडेड विल एक्सीडेड द क्वांटिटी सप्लाई। जब इक्विलिब्रियम का जो लेवल है प्राइस का वो कम हो जाएगा तब क्या होगा, जो क्वांटिटी डिमांड की गई है और जो क्वांटिटी सप्लाई की गई है वो एक्सीड हो जाएगी। क्वांटिटी डिमांड जो है क्वांटिटी सप्लाई को एक्सीड कर देगी। एक्सेस डिमांड और शॉर्टेज विल एग्जिस्ट। इसके बाद क्या होगा, जब डिमांड इंक्रीज होगी तो शॉर्टेज भी उत्पन्न हो सकती है। इफ द प्राइस इज एबव द इक्विलिब्रियम लेवल देन द क्वांटिटी सप्लाई विल एक्सीड द क्वांटिटी डिमांडेड। जब प्राइस जो है वो जितना बैलेंस लेवल है उससे अगर ज्यादा हो जाता है तो जो क्वांटिटी सप्लाई की गई है और जो क्वांटिटी डिमांड की गई है उसमें से क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। एक्सेस सप्लाई और सरप्लस विल एग्जिस्ट। इससे क्या होगा, सप्लाई जो है वो ज्यादा होगी और सरप्लस भी उसमें बना रहेगा। इन आइदर केस इकोनॉमिक प्रेशर विल पुश द प्राइस टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम लेवल। और इस केस में क्या होता है, जो इकोनॉमिक्स में जो प्राइस है इक्विलिब्रियम लेवल का उसमें प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन,
Production is a process of combining various material input and immediate material input in order to make something for consumption. प्रोडक्शन जो है एक प्रोसेस होता है जिसमें जो इनपुट मटेरियल है उनको कंजप्शन के लिए बनाया जाता है। इनपुट और आउटपुट जो मटेरियल है उनको कंजप्शन के लिए जब बनाया जाता है वो प्रोडक्शन कहलाता है। इट इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग एन आउटपुट अ गुड और सर्विसेज व्हिच हैज वैल्यू एंड कंट्रीब्यूट द यूटिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। ये एक होता है जो क्रिएट करता है गुड्स और सर्विसेज जो होती हैं उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो इंडिविजुअल यूटिलिटी है उसको क्रिएट करता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। Factors of production are the input needed for the creation of goods or services. जो गुड्स और सर्विसेज जो क्रिएट करनी है उसके लिए जो इनपुट की जरूरत होती है, उसके इनपुट जो गुड्स और सर्विसेज है उसके प्रोडक्शन में जिन इनपुट की जरूरत होती है उनको फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। The factors of production include land, labor, entrepreneurship and capital. इसमें क्या क्या शामिल होता है? लैंड होनी चाहिए, लेबर होने चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप, कैपिटल, ये फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं। लैंड एज अ फैक्टर। जो लैंड है जब उसको एक फैक्टर के रूप में देखेंगे तो क्या है? लैंड हैज अ ब्रॉड डेफिनेशन एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड कैन टेक अ वेरियस फॉर्म फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड टू कमर्शियल रियल एस्टेट टू द रिसोर्स अवेलेबल फ्रॉम अ पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड। जैसे कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए लैंड की तो जरूरत पड़ती है। कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो, कोई एग्रीकल्चर वाली फसल उगानी हो तो उसके लिए भी लैंड की जरूरत पड़ेगी। तो जो लैंड है वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है। नेचुरल रिसोर्सेज सच एज ऑयल एंड गोल्ड कैन बी एक्सट्रैक्टेड एंड रिफाइंड फॉर ह्यूमन कंजप्शन फ्रॉम द लैंड। यहाँ तक कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लैंड के थ्रू ही ह्यूमन के कंजप्शन के लिए उत्पादित किए जाते हैं। जैसे ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, और जैसे फसलें हैं वो भी लैंड से ही आती हैं। फॉर अ ग्रुप ऑफ अर्ली फ्रेंच इकोनॉमिक called the Physiocrats who predate the classical political economy that land was responsible for generating economic value. जो फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे इन्होंने कहा कि जो लैंड है वो इकोनॉमिक वैल्यू को जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और ये भी कहा कि जो लैंड है वो एक इसेंशियल कंपोनेंट है वेंचर्स का, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना हो उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई टेक्नोलॉजी कंपनी अगर स्टार्ट करनी है तो अगर लैंड हमारे पास मौजूद है तो जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ उसको स्टार्ट किया जा सकता है। और ये भी है कि जो लैंड है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट फॉर रियल एस्टेट वेंचर। जो रियल एस्टेट वाले वेंचर्स होते हैं उनके लिए लैंड जो है काफी उपयोगी होता है और इसमें काफी इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाता है। तो अगर आपके पास पहले से मौजूद है लैंड तो आसानी से जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट किया जाता है। लेबर इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर मतलब श्रम। लेबर इज द वर्क डन बाय पीपल। कोई भी कंपनी हो या कोई और बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसमें लेबर की जरूरत पड़ती है और ये जो श्रम जो है वो लोगों के द्वारा किया जाता है। द वैल्यू ऑफ द वर्क फोर्स डिपेंड ऑन वर्कर्स एजुकेशन, स्किल्स एंड मोटिवेशन। जो इसकी वैल्यू है वो वर्कर्स हैं, उनकी एजुकेशन, स्किल्स और मोटिवेशन पर डिपेंड करती है। इट आल्सो डिपेंड ऑन प्रोडक्टिविटी, और ये प्रोडक्टिविटी पे भी डिपेंड करती है। दैट मेजर्स हाउ मच ईच आवर ऑफ वर्कर्स टाइम प्रोड्यूसेस इन आउटपुट। इसमें ये भी देखा जाता है कि जो पीपल है वो कितने घंटे में कितना आउटपुट दे रहे हैं, मतलब कितना श्रम कर रहे हैं। और इस श्रम के लिए जो भी रिवार्ड्स या इनकम दी जाती है उसको वेजेस बोलते हैं, सैलरी बोलते हैं।
कैपिटल इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल को प्रोडक्शन फैक्टर्स टू में कैसे देखते हैं? कैपिटल इज शॉर्ट फॉर कैपिटल गुड्स। These are man-made objects like machinery, equipment and chemicals that are used in production. अब जो भी प्रोडक्शन करना है उसके लिए कैपिटल की तो जरूरत पड़ेगी, जैसे मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट है, या फिर कोई केमिकल खरीदना है, ये सब कैपिटल में शामिल होंगे। That's what differentiate them from consumer goods. फिर ये उनको कंज्यूमर गुड्स में डिफरेंशिएट कर देते हैं। और कैपिटल जो गुड्स हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग हो सकती है, बट नॉट प्राइवेट हाउसिंग। जो प्राइवेट हाउसिंग हो उसको शामिल नहीं किया जाता। जैसे कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट जो है वो कैपिटल गुड में आएगा, बट जो प्राइवेट जेट होगा वो कैपिटल गुड में शामिल नहीं होगा। द इनकम earned by owner of capital good is called interest. कैपिटल गुड्स के थ्रू जो ऑनर इनकम उत्पादित करता है, पाता है, उसको इंटरेस्ट बोलते हैं।